नमस्कार, जय हिंद। आज हम शुरू करने वाले हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जिससे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको कवर कराए दे रहे हैं। और जो उसमें आते हैं क्वेश्चन वो ज़्यादातर होता है आपका ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन से। तो आज चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि श्वसन होता क्या है। देखिए, श्वसन तंत्र में दो क्रियाएं होती हैं। पहला है सांस लेना। देखिए, सांस लेना श्वसन का हिस्सा है, लेकिन सांस लेना कंप्लीटली श्वसन तंत्र नहीं है। पहला है सांस लेना, ब्रीदिंग, और दूसरा है श्वसन, रेस्पिरेशन। तो सांस लेना, ब्रीदिंग जो है ये है बायोफिजिकल रिएक्शन, और जो श्वसन है, रेस्पिरेशन, ये है बायोकेमिकल रिएक्शन। और जो बायोफिजिकल रिएक्शन है सांस लेना, इसमें दो चरण होते हैं। अंतःश्वास, जो सांस को हम अंदर लेते हैं, उच्छ्वास, जिसमें हम सांस को बाहर छोड़ते हैं। श्वसन में मुख्य चरण होते हैं ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र, ये होता है। ठीक है। और जो सांस लेना होता है वो ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाओं का योग होता है। श्वसन जो होता है वो कंप्लीटली अनैच्छिक क्रिया होता है, ऑटोमेटिक वो क्रिया चलती रहती है। सांस लेने में ऊर्जा उत्पादन का अभाव होता है, मतलब किसी भी तरह के एटीपी नहीं बनते हैं, जबकि श्वसन में ऊर्जा बनती है, एटीपी के अणु बनते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कंप्लीट है, नेक्स्ट पेज पे देखिए। नेक्स्ट पे अब देखिए, श्वसन तंत्र में श्वसन हो गया था, तब हमारे पास आता है ऑप्शन फेफड़े। मुख्य कार्य फेफड़े करते हैं। देखिए, संपूर्ण कार्य फेफड़े नहीं करते हैं, लेकिन मुख्य कार्य जो श्वसन का है वो फेफड़े करते हैं। इसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है फुफ्फुसीय श्वसन के द्वारा। ठीक है। और इसमें देखिए, ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट फेफड़ा है, वो साइज में छोटा किंतु लंबाई में बड़ा होता है, जबकि जो राइट फेफड़ा है वो बड़ा व चौड़ा होता है। देखिए, हर चीज़ का एक रीजन होता है। लेफ्ट में हृदय हमारा कहाँ होता है? शरीर के लेफ्ट साइड। तो जब वहाँ पर हृदय होगा तो उस एरिया में क्या होगा, वो एरिया थोड़ा सा कम करेंगे लेकिन लंबाई बढ़ा देंगे जिससे वॉल्यूम सेम रहे। तो इसमें लेफ्ट में फेफड़े की लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। और फेफड़ों में 10 से 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं जो इसमें वायु का आदान प्रदान करते हैं। अब थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, श्वसन तंत्र में सबसे पहले नासाद्वार और मुख गुहा दोनों से ही हम श्वसन कर सकते हैं, लेकिन नाक से श्वसन करना क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि देखिए, जब नाक से हम श्वसन करते हैं तो नाक में होते हैं रोएं, तो वो हमें डस्ट पार्टिकल्स से बचाते हैं, और नाक टेम्परेचर मेंटेन करने में भी सहायक होती है। और मुख गुहा में डस्ट पार्टिकल वगैरह डायरेक्ट हमारे श्वसन तंत्र के अंदर चले जाते हैं। ठीक है। अब आगे आते हैं ग्रसनी, फिर कंठ, श्वास नली, और ये सब श्वास नली आ गई। फिर श्वास नली जुड़ी होती है श्वसनी से, और श्वसनी से आगे छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनको बोलते हैं श्वसनिका, और श्वसनिका में भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिनको बोलते हैं कूपिका। ठीक है, कूपिका। और कूपिका में भी वायवीय कोष होते हैं छोटे छोटे, जिनमें हवा जाती है, उनको बोलते हैं कूपिका कोष। नीचे ये डायफ्राम लगा हुआ है, जो डायफ्राम, यहाँ पर डायफ्राम से क्या होता है, दाब मतलब अंदर घटाता है तो क्या होगा, और बढ़ाता है तो क्या होगा, तो हवा अंदर आती जाती है, ये काम। और ये पसलियों द्वारा फेफड़े हमें सुरक्षित रखे जाते हैं। ठीक है। और ये जो गर्दन के चारों ओर रिंग टाइप होती है, इनको बोलते हैं उपास्थि बलय। तो डायफ्राम के द्वारा हम सांस लेते हैं, और जैसे कि किसी का फैट बढ़ जाता है तो ये डायफ्राम अंदर की तरफ दबने लगता है, इसलिए जो मोटा आदमी होता है वो जल्दी हाँफने लगता है। ठीक है। यहाँ पर
अब आगे देखते हैं श्वसन क्रिया। देखिए श्वसन क्रिया C6H12O6, ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु होते हैं। कोशिका द्रव में ये पायरुवेट में बदलता है। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो और ईस्ट प्रेजेंट हो तो ये बनता है एथेनॉल प्लस CO2 और ऊर्जा। मतलब एथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन वाला अणु। और अगर O2 एब्सेंट हो और हमारी पेशियों में मतलब ईस्ट वगैरह ना हो तो लैक्टिक एसिड बनता है और ऊर्जा, और ये बनता है 3 कार्बन वाला अणु। और O2 प्रेजेंट हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 जल ऊर्जा बनती है, ATP का निर्माण होता है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद श्वसन में देखिए श्वसन है क्या, अपचयी अपक्रिया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि श्वसन में के बाद क्या होता है, शरीर के भार में कमी होती है, अधिकता होती है, नियत रहता है। तो देखिए श्वसन के बाद देखिए जो हम उपयोग करते हैं, कार्ब से लिखा है कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर प्रोटीन, ये फ्यूल की तरह काम करते हैं। तो जब ये जलेंगे तभी तो ऊर्जा बनेगी। अगर ये जलेंगे और ऊर्जा बनेगी तो शरीर का भार अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा। श्वसनीय पदार्थ, तो सबसे पहले देखिए अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, मतलब आपने खाना खाया है और उसमें कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं है आपके शरीर में तो फैट का श्वसन होगा, माने दहन होगा। और उसके बाद अगर वो फैट भी खत्म हो रहा है तो प्रोटीन का दहन होगा। और ये सब क्रिया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ये सब कंट्रोल होती है मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा। अब आ गया ये श्वसन में 2 प्रकार की मुख्यतः क्रियाएं होती हैं, जिसमें आप देख सकते हैं क्रेब्स चक्र पहला है। हैंस क्रेब्स ने इसको खोजा था। इसके अन्य नाम पूछ लेता है तो साइट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और क्रेब्स चक्र होता कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ATP का उत्पादन होता है, माने ऊर्जा का उत्पादन होता है। और क्रेब्स चक्र में 36 ATP अणु बनते हैं। दूसरा होता है ग्लाइकोलिसिस, उसमें 2 ATP अणु बनते हैं। और अंतिम उत्पाद ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक अम्ल बनता है। तो कुल कितने बनते हैं श्वसन में, 36 + 2 38 ATP के अणु। ग्लाइकोलिसिस, इसकी खोज की थी एमिडेन, नेवरहॉफ और पार्सन के द्वारा। इसके अन्य नाम है EMP पथ, शर्करा किण्वन, अनाक्षी श्वसन। इसमें 2 ATP अणु बनते हैं। तो कुल जो श्वसन में जो कुल बनेंगे वो 36 + 2 38 ATP अणुओं का निर्माण होगा। बाह्य श्वसन किसको कहते हैं, नीह, यहाँ पे नीह है। नी श्वसन ऑक्सीजन अंदर लेना, नीह श्वसन ऑक्सीजन बाहर लेना। और उच्च श्वसन, ये भी बाह्य श्वसन का ही एक नाम है। अब क्वेश्चन आ जाता है फेफड़ों में गैसीय विनिमय O2 और CO2 का कैसे होता है। तो ये होता है O2 और CO2 का विनिमय दाबांतर के कारण होता है। निम्न दाब उच्च दाब, निम्न दाब उच्च दाब, लोअर प्रेशर हाइयर प्रेशर। तो हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की ओर जाएगा। तो यही आपका सिस्टम होता है हमारे फेफड़ों में। अब आगे देखते हैं O2 का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो O2 का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा। हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का 98% तक का परिवहन करता है। CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन जो 10 से 20% के बीच में, लगभग यहाँ पर 7% भी होता है, कई बार लिखा होता है 7%, फिर भी 10 से 20% कई बार ज़्यादा भी कर देते। मुख्य रूप से क्वेश्चन आता है, मुख्य रूप से CO2 का परिवहन किस रूप में होता है। तो आंसर है बाइकार्बोनेट्स के रूप में 70% तक, और प्लाज्मा में घुलकर 13 से 20% के बीच में कोई वैल्यू। आंतरिक श्वसन क्या होता है, रुधिर व ऊतक द्रव्य के मध्य गैसीय विनिमय कहलाता है आंतरिक श्वसन। अब जैसे छींक आती है, छींक क्या होता है, जब श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा माने वो चिकना तैलीय पदार्थ जो हमारे श्वसन तंत्र को और श्वसन नली को चिकना रखे, उसको बोलते हैं श्लेष्मा। अब श्लेष्मा में जैसे ही धूल कढ़ जाएगा तो बलपूर्वक सांस बाहर निकाल लेंगे, जिससे झटका ऐसा लगता है और धूलकण वगैरह बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, तो आती है छींक। अब होता है उबासी। उबासी में क्या होता है कि बलपूर्वक सांस को अंदर लेते हैं, क्योंकि शरीर में ब्लड में ऑक्सीजन की कमी शरीर को महसूस होने लगती है, तो ये ऑटोमेटिक काम है। अब आगे आइए, अब आते हैं एयर शैक।
एयर सैक फेफड़ों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। इनकी संख्या 10 मिलियन से 15 मिलियन तक होती है। ऑक्सीजन का परिवहन 98% हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा हमने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए हीमोग्लोबिन HbO2 बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये भी एक क्वेश्चन आया है कि एक हीमोग्लोबिन अणु कितने ऑक्सीजन अणु का परिवहन कर सकता है, तो इसका आंसर है 4। चार ऑक्सीजन अणु का परिवहन कर सकता है एक हीमोग्लोबिन अणु। लेकिन जो हीमोग्लोबिन की क्रियाशीलता है वो ऑक्सीजन की तुलना में CO से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, HbCO बना देगा। 200 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर हीमोग्लोबिन है, एक तरफ ऑक्सीजन रखी है, एक तरफ CO रखी है, मतलब आप हो, एक तरफ रखी है पनीर की सब्जी, एक तरफ रखी है दाल, ऑक्सीजन हो गई दाल और CO हो गई पनीर की सब्जी, तो आप किस तरफ भागेंगे, पनीर की सब्जी। ऐसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के लिए CO जो है वो पनीर की सब्जी है। तो CO से 200 गुना अधिक क्रियाशीलता होती है, तो अगर उसको CO मिलेगा तो हीमोग्लोबिन CO से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाएगा। जब ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करेगा तो रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ये तब होता है जैसे हम बंद कमरे में अंगीठी वगैरह जला लें तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो जाती है और हीमोग्लोबिन CO का परिवहन कर रहा होता है, इसलिए CO को बोलते हैं प्रदूषक। और पर्वतीय क्षेत्र में देखिए ऊंचाई पर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र में हीमोग्लोबिन का मान सामान्य प्रदेशों की तुलना में अधिक पाया जाता है, जिससे कि उनमें ऑक्सीजन का परिवहन ज़्यादा हो और उन्हें सांस लेने में तकलीफ ना हो। और पुरुषों में भी हीमोग्लोबिन का मान महिलाओं से अधिक होता है और 12 होती है इसकी एवरेज वैल्यू। 12 से कम होगी तो इसको बोलते हैं एनीमिया की स्थिति। एनीमिया की स्थिति। आगे देखिए, अब देख लीजिए एक क्वेश्चन इससे भी बनता है, सीधा सीधा बनता है। अंतःशोषण बहिर्शोषण। अंतःशोषण बहिर्शोषण देखिए, नाइट्रोजन जब अंतःशोषण सांस अंदर ली 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। जलवाष्प वातावरण के अनुसार, मतलब जलवाष्प का कंपोजिशन मौसम के हिसाब से बदलता रहता है। अब देखिए 78% जब हमने सांस छोड़ी तब भी नाइट्रोजन 78%, O2 16 से 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। और ये जलवाष्प है, वेपर, ये क्या है, संतृप्त अवस्था में हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो आता है वो सीधे सीधे कि ऐसी कौन सी गैस है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो है N2। कुल मिला के 4% ऑक्सीजन कम हो जाएगी और 4% लगभग CO2 की वैल्यू बढ़ जाएगी। देखिए एक क्वेश्चन तो ये 4% वाला है, एक सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, बायोलॉजी संबंधित नहीं है, सीधा पूछता है वायुमंडल में CO2 की मात्रा। ऑप्शन में आपको मिलेंगे 0.03, 0.003, 0.0003, तो आपको लगाना है 0.03%। ठीक है, और एक क्वेश्चन और, ऑक्सीजन की बात हो रही है तो वर्तमान में गोताखोर जाए ऑक्सीजन और हीलियम के सिलेंडर समुद्र में ले जाते हैं। सिनेमाघरों की ऊंची छतें देखिए, ये मान लीजिए ऊंचाई पर सिनेमाघर है। अब हमने देख लिया है कि वाटर वेपर की मात्रा बढ़ जाती है और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, और गर्म गैसें ऊपर की ओर भागती हैं, तो जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ये सब ऊपर की ओर चला जाएगा। अगर ये सिनेमा की छत नीचे होगी तो यहाँ पर उमस फील होगी और टेम्परेचर मेंटेन रखने में समस्या होगी, इसलिए सिनेमाघर की छतें ऊंची बनाई जाती हैं। अब आ जाते हैं श्वसनीय गुणांक। श्वसनीय गुणांक होता क्या है, सबसे पहले देख लो, ज्वारी आयतन, टाइडल वॉल्यूम, एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा ली गई या छोड़ी गई वायु का आयतन कहलाता है ज्वारी आयतन, जिसका वॉल्यूम होता है 500 ml, और फेफड़ों की जो क्षमता होती है वो होती है 6 लीटर। 6 लीटर, 6 लीटर एयर, 6 लीटर पानी नहीं, 6 लीटर एयर अलग होता है, 6 लीटर पानी। श्वसनीय गुणांक का मान होता है CO2 का आयतन अपॉन O2 का आयतन। अगर कार्बोहाइड्रेट जलेगा तो श्वसनीय गुणांक की वैल्यू आएगी 1। प्रोटीन या वसा का दहन होगा तो श्वसनीय गुणांक होता है 1 से कम। और अनॉक्सी श्वसन होगा, ऑक्सीजन होगी नहीं, तो O2 का आयतन यहाँ पर हो जाएगा शून्य। किसी की वैल्यू अपन में शून्य, तो इसका वैल्यू क्या है, अनंत, तो यही लिखा है इनफाइनाइट। अगर अनाक्सी श्वसन होगा तो श्वसनीय गुणांक की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमारा ये पॉइंट कंप्लीट होता है। श्वसन तंत्र आगे कराएंगे, परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र।
तो एक काम कर दीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब मार लीजिए। अभी जल्दी जल्दी हम इसकी पूरी बायोलॉजी की सीरीज ले आएंगे। बायोलॉजी के बाद हम यहाँ पर लाएंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स। उसके बाद जल्द ही यहाँ पर अगस्त में हम पॉलिटी शुरू करेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वाइक मत करो यार, कमेंट कर दिया करो बस। हाँ, एक क्वेश्चन लास्ट में, रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर की पीएच क्या होती है, ये कमेंट सेक्शन में हमें बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद।